राम भैया, राम राम। देख रहे हैं बड़ा परेशान दिख रहे हो आजकल। अरे क्या बताएं भैया, हमने टाटा मोटर्स की 2 गाड़ी खरीद ली है। उसमें इतना स्टीयरिंग प्ले आ रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है कि हमारा भी चलाने का मन नहीं कर रहा और हमारा ड्राइवर भी मना कर रहा है। इसमें हमारा पूरा पैसा डंप हो गया है। अरे भैया परेशान ना होइए, आइए आपकी समस्या को हम टाटा मोटर्स में लेकर चलते हैं। आइए। नमस्कार आदरणीय मंडल एवं उपस्थित साथियों, टाटा मोटर की क्वालिटी सर्विस टीम संकल्प आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। ये महान हस्तियां हैं जिन्होंने टाटा मोटर को बुलंदियों तक पहुंचाया है। ये हमारे कंपनी के प्रोडक्ट एंड क्वालिटी कल्चर है, जिसके पद चिन्हों पे हम लोग काम करते हैं। अपनी क्वालिटी सर्विस टीम से परिचय करा रहे। हमारी क्वालिटी सर्विस टीम का नाम संकल्प। सप्ताह में 2 दिन ट्यूसडे और फ्राइडे को मीटिंग करते हैं, जिसकी अटेंडेंस 96% है। ये हमारी टीम है जिसके फर्स्ट लेटर मिस्टर पुनीत नानी, कोऑर्डिनेटर मिस्टर प्रकाश भट्ट और ऑब्जर्वर मिस्टर सूर्य राय सर है। हम प्रतिदिन सनराइज मीटिंग करते हैं और प्रीवियस डे डिबेट पर फर्दर क्या एक्शन लेना उस पर कार्य करते हैं। सर, हमारी टीम ने समस्या के समाधान के लिए महोदय, हमारी टीम ने अपने प्रोजेक्ट के सिलेक्शन के लिए वारंटी में आने वाले रेट इशू को लिस्ट नोट डाउन किया। इसके पश्चात हमने उनका पैराडो एनालिसिस करके देखा कि स्टीयरिंग प्ले की समस्या सेफ्टी से रिलेटेड थी, इसलिए इसको अपने प्रोजेक्ट के रूप में सेलेक्ट किया। अरे भैया, ये रेट इशू क्या होता है? आइए हम आपको बताते चले कि हम रेग इशू किसे कहते हैं। वारंटी में आने वाले उन इशू को हमने रेग इशू में रखा है, जो कि हमारे कस्टमर के लिए बहुत पेनफुल होते हैं और ये इशू हमारे टॉप मैनेजमेंट तक हाईलाइट किए जाते हैं। प्रोजेक्ट को तय समझिए पूरा करने के लिए हमारी टीम ने माइलस्टोन चार्ट करने सर, आइए हम आपको अपनी समस्या से अवगत कराते हैं। हमारी समस्या जब बस ड्राइवर बस को ड्राइव कर रहा था, उस दौरान प्ले और वाइब्रेशन आ रहा था, इससे हमारी सारी गाड़ियां होल्ड हो जा रही थी। इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे एसयूपीडीसी में के सभी पैरामीटर पर रहा था। इसलिए हमारी टीम ने तय किया कि इस समस्या को जड़ से काम करेंगे। संकल्प लिया हुआ टीम हमारी सबने मन में ठाना है, अनुभव और टेक्निक से समस्या को हटाना है। समस्या को और भी गहराई से समझने के लिए हमारी टीम ने 5W1H का सहारा लिया। समस्या क्या थी? जब हमारा बस ड्राइवर बस को ड्राइव कर रहा था, उस दौरान प्ले और वाइब्रेशन आ रहा था। समस्या कहाँ आ रही थी? समस्या यूपी और तेलंगाना की बसों में आ रही है। ये समस्या कौन बता रहा था? इस समस्या को हमारे बस ड्राइवर एक्सप्लेन कर रहे थे। ये समस्या कब आ रही थी? ये सितंबर 2024 में बस ड्राइवर ड्राइविंग के दौरान आ रही थी। इसको समस्या क्यों माना गया और कितनी गंभीर थी? इसको समस्या हमने इसलिए माना, मान लीजिए हम बस का ड्राइव कर रहे होते हैं और हमारी स्टीयरिंग में प्ले रहेगा, तो जिस समय हम बस को टर्न करना चाहेंगे सही समय पर हमारी बस टर्न नहीं कर पाएगी, जिसके कारण इस तरह के भयानक एक्सीडेंट होते हैं। सर, आपको बाउंड्री डायग्राम के माध्यम से बताना चाहते हैं स्टीयरिंग सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले स्टीयरिंग पावर सप्लाई स्टीयरिंग कॉलम पे होती है। स्टीयरिंग कॉलम से स्टीयरिंग गियर बॉक्स, स्टीयरिंग गियर बॉक्स से पिटमैन आर्म से टेक्निक से नक्कल आर्म से होते हुए व्हील तक जाती है। इस तरह से हमारा सिस्टम काम करता है और इस समस्या को समझने के लिए हमने फॉल्ट एनालिसिस के माध्यम से भी समझा। चलो एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको बताते हैं हमारे यहाँ स्टीयरिंग गियर बॉक्स पिटमैन आर्म की सब असेंबली कैसे होती है। प्रोसेस फ्लो बी के माध्यम से हम आपको बताते चले कि हमारे यहाँ ट्रिम लाइन पे स्टीयरिंग व्हील और स्टीयरिंग कॉलम ब्रेकर की असेंबली किस तरह से की जाती है। आइए सर, मेन लाइन पे हमारे यहाँ प्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले फ्रेम को डाक करते हैं, 3 वर्जन के बाद 14 नंबर 12 नंबर स्टेशन पे स्टीयरिंग गियर बॉक्स और पिटमैन आर्म की असेंबली होती है। 18 नंबर स्टेशन पे पावर को डाक किया जाता है। सभी पार्ट असेंबली होने के बाद गाड़ी को राउंड ऑफ कर दिया जाता है। महोदय, ये हमारी समस्या फील्ड से रिपोर्ट हो रही थी। बर्ड आई व्यू के माध्यम से आपको बताते चले यह समस्या हमारी किन मॉडल से रिपोर्ट हो रही ये है। सिर्फ बस मॉडल में रिपोर्ट हो रही थी। तो भाई साहब, ये समस्या क्या हमारी डीसी में रिपोर्ट आई थी? 18 के कुछ बीसी में रिपोर्ट हो रही थी। ये समस्या क्या हमारी बस के स्टार्टिंग से ही आ रही थी? नहीं, ये 20,000 किलोमीटर से 60,000 किलोमीटर के रेंज में आ रही थी। इसके बाद तो हमारी टीम ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की और ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान हमें ये पता लगा कि ये वही बहुत सारे पार्ट है जो हमारी समस्या में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब इन सभी पार्टों को हमें चेक करना था। अरे सुखेंद्र भैया, इन सब पार्टों को चेक करो और बताओ किस पार्ट में प्रॉब्लम है। अरे भैया, समस्या का कोई समाधान नहीं होगा कि आपके पास ये चेक करने के लिए ये तो 2 महीने में भी नहीं चेक कर पाएंगे हम। भैया, इसको कैसे बता पाएंगे कौन से पार्ट में प्रॉब्लम अरे है। भैया परेशान न होइए, इसके लिए हमारी पीसी टूल और टेक्निक है ना, उनका उपयोग करके हम समस्या। और हमारी टीम ने ऐसा ही किया। साइन टूल और टेक्निक के अंतर्गत आने वाले कंपोनेंट सर्च टूल के प्रयोग करने का डिसीजन लिया। कंपोनेंट सर्च के माध्यम से सबसे पहले हमने प्रोसेस को वैलिडेट करने के लिए इन सब एक बेस्ट ऑफ बेस्ट व्हीकल ली और एक फर्स्ट ऑफ फर्स्ट व्हीकल ली। इन दोनों में से इन सारे पार्टों को खोला और पुनः लगा कर देखा तो हमने पाया जो गाड़ी ओके थी वो अभी भी ओके है, जो नॉट ओके थी वो अभी भी नॉट ओके है। इससे ये निकल कर आया कि प्रोसेस हमारा वैलिड नहीं है। अब बारी आती है पार्ट की। हमने सबसे पहले 2 गाड़ियां ली, एक ओके गाड़ी, एक नॉट ओके गाड़ी ली। ओके गाड़ी से स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग कॉलम, स्टीयरिंग गियर को खोला और नॉट ओके गाड़ी में लगाया। नॉट ओके से खोला, ओके गाड़ी में लगाया। फिर बारी से दोनों को रिजल्ट को चेक किया, देखा कि हमारा रिजल्ट इंटरचेंज नहीं हो रहा था। इसके बाद जब हम पिटमैन आर्म को आपस में इंटरचेंज कर रहे थे तो हमारा रिजल्ट
इंटरचेंज हो रहा था, यानी जो गाड़ी हमारी ओके थी वो नॉट ओके हो जा रही थी, जो नॉट ओके थी ओके हो जा रही थी। इससे निकल कर आया पिटमैन आ रहे हमारा वैलिड कॉज है। इसके बाद हमने एक मोटर मैट्रिक्स तैयार की और ये जानने का प्रयास किया कि हमारे किस साइज का पिटमैन आर्म स्टीयरिंग गियर बॉक्स के किस साइज के सेंटर शाफ्ट के साथ प्रॉपर इंटीग्रेट करता है। सर आपको पहले डिफेक्ट के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो हम ओके और नॉट ओके पार्टों को गेज से लगाकर चेक कर रहे थे। जो ओके पार्ट था उसमें तो वो गेज क्वालीफाई कर रहा था, लेकिन जब नॉट ओके पार्ट को चेक कर रहे थे उसमें गो और नो गो दोनों ही क्वालीफाई कर जा रहा था और हमारा पिटमैन आर्म नीचे की तरफ चला जा रहा था। साथ ही साथ जब अन्य सप्लायर के पार्ट को गेज से लगाकर चेक कर रहे थे तो हमको बिल्कुल सही मिल रहा था। इसके बाद हमारी टीम ने अन्य सप्लायर से पिटमैन आर्म पर लिया, उनको उनकी L6 और L7 डायमेंशन को चेक किया तो सभी पार्ट में हमको L6 L7 ओके मिल रही थी, मगर कुमार एक्सपोर्ट के पिटमैन आर्म की डायमेंशन हमको आउट ऑफ टॉलरेंस मिल रही। भैया L1 L2 L3 तक तो जानते पोका हो के L6 L7 कहां अरे भैया हम आपको बताते हैं L6 L7 क्या होता है। जब हम पिटमैन आर्म और स्टीयरिंग गियर बॉक्स की आपस में असेंबली करते हैं, टार्टिंग से पहले की डायमेंशन L6 होती है और टार्टिंग से बाद की जो डायमेंशन होती है वो L7 होती है। अरे यदि L6 और L7 कम हो जाए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे भैया हम चकने से टाइट करते रहेंगे, पिटमैन आर्म के ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं रह पड़ेगा। यहाँ पे हम डिफेक्टों की बात करते हैं। जब हम ओके पार्ट को गेज लगा के चेक कर रहे थे तो उसमें वो गेज क्वालीफाई कर रहा था और उसके चारों तरफ में किसी प्रकार का कोई ऐसी गैप ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। लेकिन श्रीमान जी जब हम डिफेक्टिव पार्ट को गेज से चेक कर रहे थे तो उसमें एक्सिस गैप आ रहा था और वो और नो वो दोनों ही क्वालीफाई कर जा रहे थे। साथ ही साथ जब हम उसमें टार्च लगाकर चेक कर रहे थे उसमें से लाइट भी पास हो रही थी। इसी के साथ मुझे हमारी टीम ने कुमार के 10 पिटमैन आर्म को लिया, उनको गेज लगा के P ब्लॉक पे रख के हाई पॉइंट और लो पॉइंट पे डायमेंशन परपेंडिकुलरिटी जब चेक किया तो सभी पार्टों में परपेंडिकुलरिटी आउट ऑफ टॉलरेंस मिल रही थी। साथ ही साथ हमने उनके मेटिंग कॉन्टैक्ट को चेक किया। जब कुमार के पिटमैन आर्म और जेडअप के गियर बॉक्स को आपस में लगाकर देख रहे थे तो हमको मेटिंग कॉन्टैक्ट अच्छा नहीं मिल रहा था। इसके बाद महोदय हमारी टीम ने पुनः ब्रेन स्टॉर्मिंग की और ब्रेन स्टॉर्मिंग में ये हमने देखा जो डिफेक्टिव पार्ट था उसको हम जब गेज से चेक कर रहे थे तो उसमें रेडियल प्ले मिल रहा था और इसी पार्ट को जब हम अपने स्टीयरिंग गियर बॉक्स में लगा रहे थे तो एक वही समस्या हमें यहाँ फील हो रही थी जो हमारे ड्राइवर को फील्ड में महसूस हो रही थी। इसी समस्या का पता लगाने के लिए हमने सप्लायर को गेम्बा वीक के दौरान हमने उनके प्रोसेस को समझने की कोशिश की। पिटमैन आर्म बनता कैसे, उसकी ब्रोचिंग कैसे होती है, उसकी ड्रिफ्टिंग कैसे होती है, उसकी इंस्पेक्शन कैसे होता है और मेटल पास कैसे हुआ। इस सब जद्दोजहद करने के बाद हमारी टीम ने ब्रेन स्टॉर्मिंग की और ब्रेन स्टॉर्मिंग के दौरान कुछ तथ्य निकल कर सामने आई। इन तथ्यों को इसी का डायग्राम के माध्यम से मैन मशीन मटेरियल मेथड में रखकर देखा और वैलिडेशन करना शुरू किया। तो क्या उनके मैन में प्रॉब्लम थी? हाँ जी, सप्लाई के मैन में कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। जब सप्लाई के मैन के पैरामीटर को हम वैलिडेट कर रहे थे इस दौरान हमने देखा कि सप्लाई पर सब फुल स्किन है और उसका स्किन मैट्रिक्स भी लगा हुआ है, इसमें मैन हमारा वैलिड चार्ज नहीं है। तो क्या मेथड में प्रॉब्लम थी? हाँ, मेथड में प्रॉब्लम हो सकती थी। जब हम सप्लायर के मेथड का वैलिडेशन कर रहे थे वहां पे जो कार्य हो रहा था वो एक पर WIS हो रहा था, इसलिए हमारा मेथड वैलिड नहीं था। मटेरियल में प्रॉब्लम थी। हाँ, मटेरियल का जब मटेरियल देखता है तो मटेरियल हमको ओके मिला, इसलिए मटेरियल वहां पे तो भैया क्या मशीन में प्रॉब्लम थी? मशीन में कोई प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए जब हम मशीन के पैरामीटर को वैलिडेट कर रहे थे इस दौरान हमने पाया कि ब्रोचिंग टूल तो सही था लेकिन ड्रिफ्टिंग टूल क्लियर हो गया था। यह हमारा एक्सपेक्टेड रीजन हो सकता है। इस तरह से सर हम आपको बताते चले कि जो ड्रिफ्टिंग टूल और इंस्पेक्शन केस था वो TS 12315 के अंतर्गत बनाया गया था और उसका ट्रायल राणे के स्टीयरिंग गियर बॉक्स के साथ किया गया था। उस समय इसमें कोई समस्या नहीं आ रही थी। जब से इस पिटमैन आर्म को हम जेडअप स्टीयरिंग गियर बॉक्स के साथ लगाने लगे हैं तब से समस्या आने लगी है। इस समस्या को और अच्छे से समझने के लिए हमने इज नॉट एनालिसिस टूल के माध्यम से बेंचमार्किंग करना शुरू ये जानने की कोशिश की राणे में क्या है और जेडअप में क्या है। तो जो सबसे बड़ा अंतर निकल गया कि दोनों में एंगल अलग अलग है। इस पूरे वैलिडेशन के दौरान हमको दो सिग्निफिकेंट रीजन निकल गया। पहला रीजन यह निकल गया कि जो ड्रिफ्टिंग मशीन की टूल सेटिंग थी वो प्रॉपर ना होना और दूसरा रीजन यह निकल के आया कि जो ड्रिफ्टिंग टूल था वो वियर एंड टियर हो गया था। इसी समस्या के तह तक जाने के लिए हमारी टीम ने वाइव एनालिसिस करने का निर्णय लिया कि पिटमैन आर्म का स्प्लाइन साइज जेडअप के सेक्टर शाफ्ट के साथ प्रॉपर इंटीग्रेट क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि सप्लायर को बोला गया था एज पर TS स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाने के लिए। ऐसा क्यों बोला गया था? क्योंकि पिटमैन आर्म का जो डेवलपमेंट हुआ था वो उस समय राणे के स्टीयरिंग गियर बॉक्स के साथ में हुआ था जो कि प्रॉपर इंटीग्रेट कर रहा था। और दूसरी समस्या के तक जाने के लिए पुनः वाइव करना शुरू किया। पिटमैन आर्म का स्प्लाइन साइज अनइवन क्यों कट रहा था? क्योंकि ड्रिफ्टिंग टूल वियर एंड टियर हो गया था। ड्रिफ्टिंग टूल वियर एंड टियर क्यों हो गया था? ड्रिफ्टिंग टूल 800 स्टॉक से ज्यादा यूज कर रहा था। 800 स्टॉक से ज्यादा क्यों यूज कर रहा था? क्योंकि जो हमारा सप्लाई का ऑपरेटर था वो प्रोसेस पार्ट काउंट करता है, स्ट्रोक काउंट नहीं कर पा रहा था। स्टॉक काउंट क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि वहां पे कोई स्ट्रोक काउंट करने की कोई काउंटर मशीन नहीं लगी थी। अच्छा ये बताओ यदि स्टॉक काउंटर की मशीन नहीं लगेगी तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इससे यह फर्क पड़ेगा कि जब हम टूल की सेटिंग करते हैं जो बाइक बनाते हैं उसमें कुछ स्ट्रोक यूज कर लेते हैं जो कि हमारा जब पार्ट काउंट करेंगे तो उसमें काउंट नहीं होगा जिससे हमारे टूल की लाइफ
खत्म हो जाएगी और उसके बाद भी अगर हम टूल को यूज करेंगे तो टूल क्लियर एंड क्लियर हो जाएगा। इसके बाद श्रीमान जी हम बता दें, हमने कुमार एक्सपोर्ट पर एक जेडएफ का स्टीयरिंग गियर बॉक्स और एक रानी का स्टीयरिंग गियर बॉक्स दिया और उनसे बोला कि ऐसे फिटमेंट आर्म का निर्माण करो जो हमारे दोनों ही सेक्टर्स आपके साथ प्रॉपर मैच कर जाए। उसने ऐसा ही किया। जब हमने उसको गेज से लगाकर देखा तो बिल्कुल सही मिल रहा था। उसके बाद हमने उसकी L6 और L7 डायमेंशन को चेक किया तो वो भी बिल्कुल सही मिल रही थी। तो इस तरह से हमने उनसे 10 बार घुमाए और उनके ये सारे पैरामीटर चेक करके जो अपनी गाड़ियों में लगाकर देखा तो रिजल्ट चौंकाने वाले थे। महोदय समस्या समाप्त हो गई थी। अरे भैया ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम प्रोडक्शन कर पाएंगे क्या? कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे। इसके लिए हमारी टीम ने पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग की और इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान 2 आइडिया निकल के आए। मेरा पहला आइडिया है कि उन्हें दोनों ही गियर बॉक्स के लिए अलग अलग पार्ट नंबर क्रिएट कर दिए जाए। और सर दूसरा आइडिया था कि क्यों न एक ऐसे फिटमेंट आर्म का निर्माण किया जाए कि जो दोनों ही सेक्टर से साथ के साथ प्रॉपर इंटीग्रेट कर जाए। और टीम के द्वारा दिए गए दोनों ही आइडिया को हमने सोल्यूशन यूनिवर्सल मैट्रिक्स में रखकर नहीं किया। और हम आपको बताते थे हमारे पहले वाले आइडिया पे बहुत कम स्कोर आ रहा है क्योंकि इसमें हमको 2 पार्ट को डेवलप करना था जिसमें कि टूल कॉस्ट अधिक आ रही थी। वहीं दूसरे आइडिया पे अधिक स्कोर मिल रहा था क्योंकि इसको हम बहुत कम खर्चे में और 100% फिट साथ में इंप्लीमेंट कर सकते थे। इसलिए हमारी टीम ने तय किया कि हम दूसरे वाले आइडिया पर काम करेंगे। और दूसरे वाले आइडिया पर कार्य करते हुए हमारी टीम ने एक ऐसे गेज का निर्माण कराया जिसमें स्टॉक की लेंथ को सेट करके हम फिटमेंट आर्म को बनाते हैं और इस तरह से हमारा जो फिटमेंट आर्म है वो दोनों सेक्टर्स आपके साथ प्रॉपर मैच कर जाता है। ये समस्या हमारी पूर्णतः समाप्त हो गई है। परंतु हम यहीं पर नहीं रुके। हमने जो हमारी सेम बैच कोड के फिटमेंट आर्म कुछ गाड़ियों में लग गए थे और वो गाड़ियां फील्ड में चली गई थी, उनको भी रेट्रो के माध्यम से सही करवा दिया है। जैसा कि बिफोर आफ्टर के माध्यम से आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हमने ऐसे गेज का निर्माण किया जिससे बना हुआ फिटमेंट आर्म हमारा राने और जेडएफ दोनों स्टीयरिंग गियर बॉक्स साथ प्रॉपर लाइन हो जाता है और इस लाइन को हमने अपने डिजाइन डिपार्टमेंट की मदद से अप्रूव भी करवा दिया है। जैसा कि सर पहले स्टॉक को काउंट करने का कोई प्राविधान नहीं था, उनके मशीन में स्टॉक काउंटर लगवाकर हमने जो टूल के वियर और टियर होने की समस्या थी उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया है। और चेक की बात है सर, इस प्रोडक्ट में बहुत सारी समस्याएं हैं, इनको हमारी टीम ने तय समझ में रखी है। सरकार द्वारा भेजे गए क्रम से एक बार रजिस्ट्रार को मंगाया और गाड़ियों में लगाकर चेक किया तो बिल्कुल सही पाया गया। रेगुलर इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो सप्लायर द्वारा भेजे गए पार्टों का हमने डेटा कलेक्शन किया, फिटमेंट ट्रायल देखा तो सभी 50 के 500 गाड़ियों के नतीजे चौंकाने वाले थे। समस्या पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी। परंतु हम यहीं पे नहीं रुके, लगातार काउंटर मीटर के माध्यम से ट्रैकिंग भी करते रहे। जैसा कि ग्राफ के माध्यम से आप देख रहे हैं कि दिसंबर माह तक हम समस्या काफी ज्यादा मात्रा में रिपोर्ट हुई थी। जनवरी से लेकर अब तक यह समस्या पूर्णतः समाप्त हो गई है। ये समस्या भविष्य में दोबारा ना आए इसलिए जो हमने डॉक्यूमेंट अपडेट को इकरार है, जैसे हमने क्वालिटी प्लान में L6 L7 डायमेंशन को अपडेट किया, ड्राइंग को अपडेट किया, पीएफएन कंट्रोल चार्ट को भी अपडेट कराया। अरे कपिल भैया ये टाटा वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उसका क्या हुआ? अरे भैया बहुत फायदा हुआ। हमने 2 गाड़ी से 4 गाड़ी कर ली और हमने अपने रिश्तेदारों को बोला भैया कि गाड़ी खरीदना टाटा मोटर्स की खरीदना। टाटा मोटर्स वाले बहुत सपोर्टिव होते हैं और उनको कोई अगर समस्या बताओ वो जड़ से समाप्त कर देते हैं। इस तरह के चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि निर्धारित किए गए तय सीमा में ही हमने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। अपने प्रोजेक्ट के अप्रोच के लिए डॉक्टर विलियम डेविन के पीडीसीएस साइकिल का सहारा लिया है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जिन टूलों का प्रयोग किया है उनमें डाटा कलेक्शन, चेक शीट, फ्लो चार्ट, गैंट चार्ट, कॉन्सेप्ट डायग्राम, ब्रेनस्टॉर्मिंग होने से इस तरह से हमारी क्वालिटी सर्किल ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। हमारी कंपनी लड़ी उससे इम्पैक्ट विश्वास रखती है। हमने अपने इस प्रोजेक्ट को अदर प्लांटों को भी शेयर किया है। हर इंप्रूवमेंट के बाद में इंतजार रहता है बेहतर रिजल्ट का। तो हम आपको बताते चले इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद में हमको 2 लाभ हुए, एक पतस्राव और दूसरा अपतस्राव। पतस्राव की बात करें तो हमने रिवर्स कास्ट को लिमिटेड करके सालाना लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए की सेविंग की है। प्रत्यक्ष लाभ की बात करें तो टीम वर्क इंप्रूव हुआ, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है, क्वालिटी इंप्रूव हुई है और हमारे कस्टमर डिलाइट हुआ है। की बात करें एग्जॉस्ट पाइप टूटने की समस्या को जड़ से सॉल्व करने का निर्णय लिया और हमारे नाम क्यूसी मेंबर है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय निर्णायक मंडल का, क्यूसी ऑर्गेनाइजर का, टॉप मैनेजमेंट और उनके मोटिवेशन का, क्यूसी कोऑर्डिनेटर और आईआर डिपार्टमेंट का और विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं अपने उस सप्लायर का जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को करने में हमारी मदद की। आपके सवालों का अनमोल अभी सुझावों का टीम संकल्प की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है।